तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के एपिसोड 8 के बारे में। तो बिना किसी देरी के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने देखा कि यूजी और मेगुमी कॉलोनी 1 में एंटर कर हागुरुमा को ढूंढने लगते हैं। रिन और रेमी दोनों बोलते हैं कि वे लोग हिगुरुमा की लोकेशन जानते हैं। अब कहानी कुछ समय पीछे जाती है। मार्च 2016 में कोई चोर एक माँ और बेटी का खून कर देता है, तो पुलिस इस क्राइम के लिए कीता नाम के लड़के को अरेस्ट कर लेती है, जो कि उसी एरिया में रहता था। पर यहाँ पर कीता का यह कहना था कि वह तो निर्दोष है। हागुरुमा यहाँ पर डिफेंस लॉयर होता है। वो कीता से मिलने जाता है और असल में जब पुलिस वाले कीता से पूछताछ करने गए थे तो कीता वहाँ से भाग गया था। तो पुलिस ने उसके घर तक का पीछा किया और उन्हें उसके कमरे में खून से सना हुआ चाकू मिला था, जिसमें कि उन्हीं माँ बेटी का खून था। यानी कि उन्होंने कीता को रंगे हाथों पकड़ लिया था। पर यहाँ कीता बार बार बोल रहा था कि वह पुलिस के डर के कारण भागा था, क्योंकि उसके पास उसकी कैट थी। वह जहाँ पर रहता है वहाँ कैट रहना अलाउ नहीं था, इसीलिए कीता अपनी कैट को बचाने भागा था, ना कि उनसे डर कर। और रही बात चाकू की, तो वह उसे सड़क पर पड़ा हुआ मिला था। हिगुरुमा अब अपने ऑफिस में वापस आता है और उसकी असिस्टेंट सिमजू बोलती है, कीता की कहानी तो झूठी लग रही है। आखिर कीता रास्ते में पड़ा हुआ चाकू क्यों उठाएगा और पुलिस से डरकर क्यों भागेगा? तब हिगुरुमा बोलता है, कीता को पुलिस वालों ने पहले भी परेशान किया है और उसने बताया कि वह पुलिस स्टेशन में चाकू जमा करवाने ही वाला था, क्योंकि उसके मोहल्ले में पुलिस को कॉल करके बुलाना अलाउ नहीं है, वरना आस पड़ोस के अमीर लोगों को काफी परेशानी होती है। कीता एलपीओ नाम के शेल्टर में रहता है, जहाँ पर बूढ़े लोगों की देखभाल करनी पड़ती है, लेकिन उसे यहाँ पर कोई सैलरी नहीं मिलती है, बल्कि उसे सिर्फ जेब खर्चे के पैसे और एक टाइम का खाना दिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी कीता से महीने का 500 येन रेंट के नाम पर लिया जाता है। कीता के मोहल्ले में तो कई लोग रहते हैं जिनका पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था, तो उनमें से कोई भी चोर हो सकता है। हिगुरुमा उन सब की जानकारी निकालने में लग जाता है, क्योंकि उसे पता था कि कीता निर्दोष है। शिमिजू कहती है, हम सरकारी वकील हैं, तो हमें वैसे भी ज्यादा पैसे तो मिलने वाले नहीं हैं, और उससे ज्यादा तो हमें काम करना पड़ता है। सबको पता है कि इस केस में कीता को सजा जरूर मिलेगी, लेकिन इसके बाद भी हिगुरुमा उसका केस क्यों लड़ना चाहता है? तो हिगुरुमा बोलता है, कभी कभी ऐसे केस भी लड़ने चाहिए। ऐसे केसों से दिमाग की धार तेज होती है। जिसमें शिमिजू चिल्लाते हुए बोलती है, कभी कभी नहीं, तुम हमेशा ऐसे ही केस लड़ते हो। जिसके बाद शिमिजू तकागी से मिलने कैफे चली जाती है। पहले तकागी भी हिगुरुमा के लिए काम किया करती थी। वह बताती है कि हिगुरुमा शुरू से ही ऐसा ही है। वह पैसों के लिए बिल्कुल भी लालची नहीं है। ऐसे ही उसके पास एक ड्रंक ड्राइविंग का केस आया था, जिसमें कि एक 19 साल के लड़कों को उसके साथियों ने दारू पिला दी थी। हिगुरुमा वो केस हार गया था और फिर वह लड़का उसी पर चिल्लाने लगा कि तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं। तकागी ने तब भी हिगुरुमा को मना किया था कि ऐसे केस मत लिया करो जिसमें कि जीतना नामुमकिन हो। कमजोरी की रक्षा करना, यह सब कुछ सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन इन सभी के चक्कर में हिगुरुमा अपनी मेंटल हेल्थ ना खराब कर ले। हिगुरुमा दिन रात मेहनत करके कीता को इनोसेंट साबित करवा देता है। असल में क्राइम वाले दिन से ही कीता के मोहल्ले से एक लड़का गायब है, तो हो सकता है कि वह चोरी उसी ने की हो। साथ ही क्राइम वाले समय पर कीता एक स्टोर के सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा था, और इसके साथ ही चोरी का कोई भी आइटम कीता के घर से बरामद नहीं हुआ। जिसके बाद कीता हिगुरुमा का शुक्रिया अदा करता है उस पर यकीन करने के लिए। लेकिन हिगुरुमा जानता था कि सामने वाली पार्टी फिर भी अपील जरूर करेगी और एक बार फिर से ट्रायल होगा। लेकिन इस बार कीता को दोषी ठहराया जाता है और उसे उम्र कैद की सजा मिलती है। हिगुरुमा जैसे छोटे वकीलों के पास ज्यादा फंडिंग नहीं होती है और न ही ज्यादा स्टाफ होता है, और इसी वजह से वह कोई नया सबूत पेश नहीं कर सका। कीता निर्दोष है। फिर से अपील करने के लिए उसे सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, लेकिन वहां पर ऐसे छोटे मोटे केस को तो सुना नहीं जाता है, और वैसे भी सिस्टम तो पहले ही कीता को दोषी ठहरा चुका है। कीता हिगुरुमा की ओर देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों था। हिगुरुमा यह देखकर चौंक जाता है और वह खुद से ही पूछने लगता है कि कीता उसे इस तरह क्यों देख रहा है। तकागी ने हिगुरुमा से पूछा था कि उसके मन में क्या है, तो हिगुरुमा ने बताया था कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ जो कि मासूम लोगों को बचाता है, बस मैं कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकता हूँ। कानून अंधा होता है क्योंकि वह सभी के लिए बराबर है, लेकिन कानून के साथ लोग भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि वे लोग कड़वा सच नहीं देखना चाहते। लेकिन इंसाफ के लिए हिगुरुमा हमेशा अपनी आंखें खुली रखेगा, चाहे वह अकेला ही क्यों न हो। जज कहता है, अगर किसी को इस फैसले से ऐतराज हो तो वह 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
हिगुरुमा अब खड़ा होकर हथौड़े को टेबल पर मारने लगता है, जो देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। वे लोग देखते हैं कि हिगुरुमा के ऊपर एक बड़ा सा शिकागामी आ गया था। हिगुरुमा बोलता है, सब लोग बैठ जाओ क्योंकि यह ट्रायल फिर से शुरू होगा। और इसी टाइम पर हिगुरुमा की पावर्स अवेकन हुई थी और हमें पता चलता है कि हिगुरुमा भी कलिंग गेम का एक प्लेयर है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। रिन और रेमी दोनों बोलते हैं कि वह हिगुरुमा की लोकेशन को जानते हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा था। हम एक आदमी रेंज को देखते हैं जिसके पास ढेर सारी पर्चियां थी और वह इंतजार कर रहा था अपने अगले शिकार के आने का। कुछ टाइम पहले जब रिन स्कूल में था तब लड़के एक स्टूडेंट की बुली कर रहे थे। रिन दूर से ही सब कुछ देखकर मन में सोचता है, इस लड़के को खुद के लिए आवाज उठानी चाहिए, वरना ये लोग पूरे सालों से ऐसे ही बुली करते रहेंगे। लेकिन रिन खुद कुछ नहीं करता और दूर से ही तमाशा देखता रहता है। पर तभी एक दूसरा स्टूडेंट आता है और इन बुलिस को रोकने को बोलता है। तब रिन को लगता है एक और गधा आ गया इनसे पिटने, लेकिन यह स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि यूजी था, जो उन बुलिस की धुनाई कर देता है। और यह देखकर रिन शॉक रह जाता है। कहानी अब वापस प्रेजेंट पर आती है। रिन यूजी को एक थिएटर के पास लेकर जाता है। वह बोलता है हिगुरुमा इसी के अंदर रहता है। तब यूजी उसे थैंक्स बोलकर अंदर जाने लगता है। रिन बोलता है कि वह खुद कभी हिगुरुमा से नहीं मिला, लेकिन उसने हावा को बुरी तरह से पीटा था। यूजी कहता है वह खुद को संभाल लेगा और वह अंदर जाने लगता है। रिन उसे यहाँ पर कुछ बताना चाहता था, पर वह उससे कुछ नहीं कह पाता है। दूसरी ओर रेमी भी मेगुमी को लेकर एक जगह जाती है और असल में रेमी झूठ बोल रहा था, क्योंकि वह उसे रेजी के पास लेकर गई थी। और यह जानकर मेगुमी को काफी गुस्सा आता है और वह तुरंत ही डिवाइन डॉग को समन कर लेता है और कहता है उसके पास फालतू का टाइम नहीं जिसे कि वह यहाँ पर बर्बाद कर सके। इधर यूजी को थिएटर के अंदर हिगुरुमा मिल जाता है, जो कि बाथटब के अंदर लेटा हुआ था, वो भी पूरे कपड़े पहन के। हिगुरुमा कहता है उसे ऐसा करने पर सुकून मिलता है। यूजी सीधा उससे काम की बात करने लगता है, पर हिगुरुमा कहता है मैं एक लॉयर हूँ और मुझसे बात करने की फीस 5000 येन है। अब यह सुनकर यूजी चौंक जाता है, लेकिन हिगुरुमा सिर्फ मजाक कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि लालची वकील बनकर कैसा लगता है। यूजी समझ जाता है कि हिगुरुमा कोई पुराना सॉर्सरर नहीं बल्कि एक आम आदमी है जिससे कि जुजुत्सु की पावर मिल गई है, तो हो सकता है कि वह उसे बातों से ही मना सकता है। दूसरी ओर रेज समझ जाता है मेगुमी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो वह उससे अपनी टीम ज्वाइन करने को कहता है और उससे पूछता है उसे कलिंग गेम के बारे में कितना पता है। मेगुमी कहता है यह एक रिचुअल है जिसके पूरा होने पर जापान के सभी लोग बदल जाएंगे। यह सुनकर रेजी हंसने लगता है। वह कहता है तुम केंजाकू को जानते हो। मेगुमी को यहाँ पर पता था कि कलिंग गेम में केंजाकू की पहचान करने वाला सॉर्सरर कोई ना कोई जरूर होगा। रेजी का यहाँ पर मानना था कि केंजाकू का असली प्लान कुछ और ही है। मान लो कि 1000 सॉर्सरर इस गेम में हिस्सा लेने वाले हैं और हर कॉलोनी में लगभग 100 सॉर्सरर है, पर इन कॉलोनी में काशिम और हिगुरुमा जैसे महान शक्तिशाली लोग उपलब्ध हैं, जो कि आसानी से बाकी सभी को एलिमिनेट कर सकते हैं और फिर गेम तो रुक सा जाएगा। इन दोनों ने मिलकर करीब 60 प्लेयर्स को पहले ही एलिमिनेट कर दिया है। मेगुमी ने पहले यह बात नोटिस भी की थी, क्योंकि कॉलोनी में कुछ ज्यादा ही सन्नाटा था। रेंजी बताता है कि मॉडर्न सॉर्सरर तो आसमान से एंट्री लेते हुए ही निपट गए थे। अगर केंजाकू को सच में प्लेयर्स की कर्स एनर्जी चाहिए होती तो वह ऐसा एंट्री सिस्टम रखता ही नहीं, बल्कि वह तो चाहता कि सॉर्सरर्स आपस में ही लड़ते रहे। रेंजी का यहाँ पर मानना था कि जब आखिर में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर बच जाएंगे तब केंजाकू उन पर बम फोड़ देगा और ऐसा करके वह खुद ही यह गेम समाप्त कर देगा। इसी समय हम केंजाकू को देखते हैं, जो कि चाइना की गवर्नमेंट के कुछ लोगों से मीटिंग कर रहा था। इधर यूजी हिगुरुमा से कहता है वह कलिंग गेम को बंद करवाना चाहते हैं। फिलहाल तो उसे यहाँ पर एक नया रूल ऐड करवाना है, जिसके लिए उसे हिगुरुमा के 100 पॉइंट की जरूरत है, लेकिन इससे हिगुरुमा साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे यहाँ पर जानना है जो लोग इस गेम के रूल्स को ब्रेक करना चाहते हैं उन्हें कैसे सजा मिलने वाली है। क्या उन्हें यहाँ पर अपना केस रखने का मौका दिया जाएगा, या फिर यहाँ पर कोई सुनवाई होने वाली है, या फिर सीधे फैसला होगा। इसलिए वह बिल्कुल नहीं चाहता है कि यह गेम जल्दी से एंड हो जाए। उसे यहाँ पर देखना है कि लोगों की टेक्निक कैसे रिमूव की जाती है। तब यूजी बोलता है कि कलिंग गेम एक रिचुअल है जिसके पूरे होते ही जापान के सारे लोग मारे जाएंगे, जिसमें हिगुरुमा बोलता है
ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कलिंग गेम हमेशा चलता ही रहेगा क्योंकि इसके रूल्स में ही लिखा था। जिसके बाद यूजी समझ जाता है कि यह आदमी बातों से नहीं मानेगा। तब वह उसे सीधे धमकी देता है कि मुझे अपने 100 पॉइंट इस्तेमाल करने दो। तब हिगुरुमा खड़े होकर बोलता है, तुमने कभी किसी ऐसे को मारा है जिसने कि तुम्हें कभी गुस्सा दिलाया हो? मैंने सोचा था कि यहाँ पर मुझे अच्छा लगेगा। तब यूजी देखता है कि हिगुरुमा के पीछे एक शिकिगामी आ गया था। उसके पास अभी 100 पॉइंट्स है, यानी वह पहले से ही करीब 20 सॉर्सरर्स को मार चुका है। यानी यहाँ पर यूजी को थोड़ा संभल कर लड़ना होगा। अब वह यूजी के सामने आकर बोलता है, डोमेन एक्सपेंशन, डेडली सेंटेंसिंग यानी आखिरी सुनवाई। और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।